जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में आपसे बातें करने के बाद यह डिसाइड किया था कि हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, या तो मॉडर्न फिजिक्स या तो लाइट। अब देखिए, हमने यह डिसाइड किया है कि हम लोग लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लाइट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि लाइट की कुछ बेसिक के बारे में आपको जानकारियां हैं, जैसे दर्पण किसे कहते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं, तरंग क्या होती है, और आपको एक चीज की और जानकारी है कि अपसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, और वो दर्पण फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, इन सारे के बारे में आपको छोटी छोटी जानकारियां हैं और उसका हेल्प हमें यहाँ पे मिलेगा। इसीलिए हमने लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है। अब देखिए, अब हम ज्यादा बात न करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक दो तीन पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी इस वीडियो को देखना है तो आपके पास पेन पेपर होना चाहिए और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाइए, और कुछ जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है उन्हें मैं खुद स्टार पॉइंट में लिखा दूंगा, उन्हें आप लिख लो। वो सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि हम कोई भी चीज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमको उसको देखने का नजरिया क्या होना चाहिए, किस तरह से उसमें से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट निकाले जो हमें न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेंगे। और एक चीज और है, जब भी न्यूमेरिकल आए तो आप वीडियो को पॉज करो और न्यूमेरिकल को खुद से सोल्व करने के बाद उसका आंसर मैच करें। इसके कारण आप में क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और धीरे धीरे जैसे ही आपको इंटरेस्ट आनी शुरू हो जाएगी, शुरू में क्या होगा ना कि धीरे धीरे इस चैप्टर में इंटरेस्ट आएगी, और जैसे ही इंटरेस्ट आ जाएगी तो चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अब चलते हैं कि ठीक है, प्रकाश। अब हम किसी से पूछे कि प्रकाश क्या होता है, तो जैसे ही पूछा जाए कि प्रकाश क्या होता है तो उनका यह कहना होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। यह सही है, बट अब हम लोग 12th क्लासेस में चले गए हैं, तो अब कुछ हमें अच्छा करना है, कुछ अच्छी पॉइंट्स बोलनी है। तो जैसे ये देखिए कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट में एक डिफिनेशन हम लिखना चाहते हैं कि यानी कि आपके बोर्ड पे ये लिखा है कि प्रकाश है क्या, तो लिखा गया है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। अच्छा, इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते, और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि प्रकाश नहीं तो सारी दुनिया क्या है, कलरलेस है। ओके, अब जरा सा और आगे जाते हैं कि ठीक है, प्रकाश के बारे में कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानना है। ओके, प्रकाश। अच्छा, प्रकाश में भी हमको पढ़ना है दृश्य प्रकाश, और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वही दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो कितने होती है, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर। 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर के बीच क्या होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। अच्छा, फिर क्या देखना है अगला पॉइंट कि प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में गति करती है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है, जैसे देखिए, अब आपसे कोई भी पूछे कि प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। मतलब बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अच्छा, प्रकाश में भी हमें क्या पढ़ना है, तो प्रकाश में भी हमें पढ़ना है दृश्य प्रकाश।
जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम यानी कि 0.7 टू 0.7 माइक्रोमीटर के बीच। और प्रकाश कैसी मोशन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। अच्छा, हम आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि फिजिक्स का कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, वो हमेशा अर्लियर चैप्टर से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ फर्स्ट ही लाइन में आप देख सकते हो एक नया पॉइंट मिल चुका है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सबसे नई पॉइंट तो ये जानना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग आपके 12th में एक चैप्टर ही पढ़ना है। जैसे ही आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तो उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में डीप नॉलेज लेनी है। बट यहाँ पर हम लोग एक ब्रीफ नॉलेज ले लेंगे, छोटी सी जानकारी जरूर लेंगे, जितनी हमें आवश्यकता है, जितनी हमें जरूरी है इस लाइट को पढ़ने के लिए। ओके, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या। और देखिए, हम यहाँ आपको कुछ शॉर्टकट और कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिसके सहारे जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ से कुछ आपको हम ट्रिक बताएंगे जिसके सहारे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल डील हो सकते हैं। जैसे देखा जाता है कि बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं कि गामा रेज और एक्सरे में किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी आवृत्ति ज्यादा है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपको यह टेबल याद है या ट्रिक याद है तो आप किसी प्रकार के उस तरह के ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर सकते हो। जैसे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, और इसे शॉर्टकट हम लिखेंगे EM वेव्स। ओके, अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें हम एक ट्रिक बनाए हैं जिसे आप अगर समझ लेते हो, याद कर लेते हो, तो बहुत सारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। CYX UVIM और R, CYX UVIM R। इसे मैं थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं, CYX UVIM और R। इससे क्या लिखा गया, कॉस्मिक रे, इससे होता है गामा रे, दिस इज एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। अब देखिए, इसको तो हिंदी में कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट किरणें यानी, और इसके बाद दृश्य प्रकाश किरणें और रक्त प्रकाश किरणें, इसको माइक्रोवेव्स बोलते हैं और इसको रेडियो वेव्स बोलते हैं। अब देखिए, इसको कैसे याद रखना है। जैसे ए वाला केवल आपको टेबल याद होना चाहिए, CYX UVIM R, CYX UVIM R। अगर आप इसको 10 बार या 15 बार ट्राई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लेटर ही आपको याद हो जाएगी कि CYX UVIM R। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को हम इसलिए हमेशा बताते हैं कि इससे आपकी सारी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि किसका तरंग दैर्घ्य किससे ज्यादा है, किसकी आवृत्ति ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। और अगर आपको ये टेबल याद है तो आप कर लोगे, अदरवाइज क्या होता है कि एग्जाम में हमेशा गलत हो जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता है कि किसकी आवृत्ति ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। जैसे अब देखिए, CYX UVIM R ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है और एनर्जी डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये हो गया आपका तरंग दैर्घ्य, यह हो गया आवृत्ति और यह होगी ऊर्जा। यानी कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंग दैर्घ्य इंक्रीज करेगी, आवृत्ति क्या होगी, डिक्रीज करेगी, आवृत्ति क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और ऊर्जा भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब जैसे यदि आपको कोई पूछ दे कि बताइए एक्सरे और माइक्रोवेव्स, एक्सरे और माइक्रोवेव्स में अगर आपको एक्सरे और माइक्रोवेव्स में किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, यदि आपको ये बोल दिया जाए कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तो देखिए किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा साइन छूट गया था, ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंग दैर्घ्य इंक्रीज करेगी, आवृत्ति डिक्रीज करेगी, एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कि बताइए एक्सरे और माइक्रोवेव्स में किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तो वहां आपको सबका रेंज नहीं याद होता है कि क्या है, किसका रेंज ज्यादा है, किसका रेंज कम है, किसकी तरंग दैर्घ्य कितना है।
बट यदि आपको यह लाइन याद है कि CY CVI ऊपर से नीचे आते हैं तो तरंग दैर्ध्य इंक्रीज करती है, आवृत्ति डिक्रीज करती है, ऊर्जा भी क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब जैसे पूछ दिया कि एक्सरे और गामा रे, एक्सरे और माइक्रोवेव्स, तो देखिए एक्सरे कहाँ है, यहाँ, माइक्रोवेव्स कहाँ है, नीचे, यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इंक्रीज करती है। इसका मतलब इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा और इसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, यानी कि माइक्रोवेव्स का ज्यादा होगा और एक्सरे का कम होगा। इसी तरह से हम ऊर्जा का भी बता सकते हैं और आवृत्ति का बता सकते हैं। अच्छा, अब जरा सा एक चीज और है कि मान लेते हैं कि यह टेबल हमें याद है CYXUVIMR। अब देखिए अल्फाबेट में एक आपको C पहले आता है और R बाद में आता है, तो जो पहले आया है उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी, जो बाद में आया उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंग दैर्ध्य इंक्रीज करती है, आवृत्ति डिक्रीज करती है, ऊर्जा भी डिक्रीज करती है। ओके, अब थोड़ा सा इसमें और जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के कुछ गुणों को जान लेते हैं। ऐसे इस चैप्टर को हम बहुत डीप में अच्छे से, जब हम चैप्टर को स्पेशली पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए, उस कंडीशन में हम आपको इसे अच्छे से बताएंगे। बट हम बस इतना ही डिस्कशन कर लेते हैं कि जो हमें जरूरी है लाइट पढ़ने के लिए। अब देखिए आपकी जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब माध्यम रहे या ना रहे, जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है वह गति कर सकती है। दूसरा क्या है, जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है वह सीधी रेखा में गति करती है। जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है वह सीधी रेखा में गति करती है। नेक्स्ट, अब जरा सा देखिए, थोड़ा सा और जानते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में कि मानते हैं कि यह विद्युत क्षेत्र की दिशा है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की दिशा यह होती है। ओके, यानी कि यदि x डायरेक्शन में मान लेते हैं कि यह x अक्ष है, यह आपको क्या दी हुई है, यह आपको y अक्ष दी हुई है और यह क्या है, z। तो यदि किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र भी हो और चुंबकीय क्षेत्र भी हो, तो उसके लंबवत दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंग, यदि आपको कहा जाए कि यदि इस बोर्ड पे इस दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस दिशा में क्या है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग किस दिशा में गति करेगी। तो ना तो x में गति करेगी ना तो y में, यह किस दिशा में गति करेगी, z दिशा में गति करेगी। इसीलिए एक फॉर्मूला होता है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी जो दिशा होती है वह कैसे दी जाती है, E क्रॉस B, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट से। यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब हमें किसकी दिशा मिलेगी, विद्युत चुम्बकीय तरंग की दिशा मिलेगी। विद्युत चुम्बकीय तरंग की दिशा आपको मिल जाएगी। ये तरंग की जो दिशा होती है वह विद्युत क्षेत्र के लंबवत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। इसके बारे में हम अच्छी जानकारी लेंगे जब हम विद्युत चुम्बकीय तरंग को पढ़ेंगे। ओके, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं कि ठीक है अब हमको पढ़ना क्या है। जैसे और आगे जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि ये जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश तो हम लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक चीज और देखने को मिला था कि देखिए CYXUVIMR, तो यहाँ पर एक V है यानी विजिबल यानी दृश्य प्रकाश। और इसको थोड़ा और हम देख लेते हैं कि दिस इज द विजिबल रीजन, और इसी के बारे में आप लोग 10th क्लासेज में पढ़े हो। इसको बोलते हैं VIBGYOR, जहां पर बताया जाता है कि किसी भी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंगों की पट्टी मिलती है जिसे हम वर्ण पट कहते हैं। इसमें भी क्या है, देखिए VIBGYOR, ये हो गया वायलेट, ये हो गया इंडिगो, ये हो गया ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ भी ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है, फिर से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी और साथ ही साथ एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। यह हो गया तरंग दैर्ध्य, यह हो गया आवृत्ति और यह क्या होगी, एनर्जी।
अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और प्रकाश को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। अब जरा सा देखिए प्रकाश, तो प्रकाश के पास दो नेचर होती है, दो प्रकृति होती है। प्रकाश या तो पार्टिकल, दूसरा होता है वेव, यानी कि तरंग की प्रकृति रखती है या कण की प्रकृति रखती है। यानी कि प्रकाश के पास दो प्रकृति होती है, दो नेचर होती है। या तो प्रकाश कण की प्रकृति शो करती है या तो तरंग की प्रकृति शो करती है। अच्छा, तरंग जो होती है वह कॉन्टिन्यूअस प्रॉपर्टी यानी कि कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी शो करती है, और पार्टिकल होती है जो कि डिसकंटिन्यूअस, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश के पास दो प्रकृति होती है। पहला होता है कण की प्रकृति, इसको बोलते हैं कणिका सिद्धांत, और इसको क्या बोलते हैं, तरंग का सिद्धांत। अच्छा, तरंग जो होती है वह क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है, लगातार फैली होती है जैसी। और पार्टिकल होती है जो कि कह सकते हैं कि एक बंडल के रूप में होती है, छोटी छोटी पार्टिकल्स का गुच्छा होता है, मतलब यह डिसकंटिन्यूअस होती है और यह कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी शो करती है। अब जरा सा देखिए कि हमको क्या पढ़ना है। जैसे प्रकाश के पास ड्यूअल नेचर है, मतलब पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर को पढ़ने के लिए एक स्पेशल चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, और ये जो है वेव नेचर जिसको हम पूरे लाइट में पढ़ेंगे, और उसमें भी पढ़ेंगे हम विजिबल रीजन को। केवल उसमें हम किसको पढ़ने वाले हैं, विजिबल रीजन को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हमने बोला था आपको कि मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे, बट यहाँ पे ठीक है इसको भी किया जा सकता था, बट अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि ठीक है प्रकाश तो पढ़ना है। प्रकाश के पास दो प्रकृति होती है, कण की प्रकृति होती है और तरंग की प्रकृति होती है। और कण की प्रकृति होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी होती है, और तरंग में भी हमको कौन सा रीजन पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है दृश्य प्रकाश के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे लाइट के साथ, प्रकाश, और प्रकाश में भी आपको पढ़ना है दृश्य प्रकाश। और कैसे प्रकाश पढ़ना है, वेव नेचर, यानी कि तरंग प्रकाश की, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग प्रकाश की। और देखिए प्रकाश पढ़ेंगे उसमें भी कैसे प्रकाश को, तरंग प्रकृति को पढ़ना है, और प्रकाश में भी दृश्य प्रकाश को पढ़ना है। अब जरा सा देखते हैं कि जो दृश्य प्रकाश है यानी कि तरंग की प्रकृति है, इसको दो भागों में बांटा गया है, रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। अब चलते हैं रे ऑप्टिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, और इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग प्रकाश की। ओके, इसको बोलते हैं हम तरंग प्रकाश की। अब जरा सा देखिए कि इसका एक और नाम होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो हमें जानेंगे कि तरंग मतलब कह सकते हैं कि किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की में एक छोटा सा हम डिफरेंस जानेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। और हम सेपरेटली पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम दोनों को क्या करते हैं, एक डिफरेंस देखते हैं दोनों में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए रे ऑप्टिक्स में हम कैसी कैसी घटना को पढ़ेंगे, प्रवर्तन,
अपवर्तन जैसी घटनाओं को पढ़ेंगे। और वेव ऑप्टिक्स में हम कैसी घटनाओं को पढ़ेंगे? प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण जैसी घटनाओं को पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखिए रे ऑप्टिक्स में क्या है कि रे ऑप्टिक्स में हम ऐसी घटनाओं को पढ़ेंगे जहां पर वस्तु की बीमाएं या कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ द बॉडी जो होती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बड़ी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले कैसी कैसी घटनाओं को पढ़ेंगे? परावर्तन, अपवर्तन जैसी घटनाओं को। वेव ऑप्टिक्स में हम कैसी घटनाओं को पढ़ते हैं? प्रकीर्णन, व्यतिकरण जैसी घटनाओं को पढ़ते हैं। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसमें जो वस्तु होती है, वस्तु की बीमाएं या कह सकते हैं उसका जो साइज होता है वह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के समान होगी। अच्छा, देखिए रे ऑप्टिक्स में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो उसे हम नेक्ड आई से कह सकते हैं कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर परावर्तन भी हम देख सकते हैं और अपवर्तन भी देख सकते हैं, परंतु जो वेव ऑप्टिक्स होती है वहां पर हम किसी भी घटना को जैसे प्रकीर्णन, व्यतिकरण जैसी घटनाओं को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ओके, अब एक और चीज जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं। सारी घटनाओं को हम आंखों से देख सकते हैं, बट इसमें हम अच्छा ठीक है, इतना ही सारा पॉइंट रखते हैं कि जैसे ना आपको क्या क्या देखने को मिला रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या है, तो रे ऑप्टिक्स में बोला जाता है कि किरण प्रकाश की, इसको बोलते हैं तरंग प्रकाश की। अब देखिए रे ऑप्टिक्स में है इधर परावर्तन और अपवर्तन को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जितनी भी घटनाएं हैं या जितनी वस्तुएं हैं, जैसे आप कह सकते हो कि इसमें हम दर्पण पढ़ेंगे, कर सकते हो प्रिज्म के बारे में जानेंगे, लेंस के बारे में जानेंगे। सभी की जो बीमाएं होती है वह तरंग की, जो हमारे पास प्रकाश की तरंग है जिसकी बीमाएं कितनी होती है, तो अभी हमने लिखा था 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसके साइज से उस वस्तु की साइज बड़ी होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, या जो वस्तु देखेंगे तो हम लोग दर्पण देखेंगे, गोलीय दर्पण और प्रिज्म देख सकते हैं और लेंस देख सकते हैं। इन सभी का जो साइज होगा इस साइज से काफी बड़ी होगी। बट यहाँ पर जितनी वस्तुएं होंगी उनको अध्ययन करते समय यह देखा जाएगा कि उनकी जो बीमाएं, उनका जो साइज होता है वह प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के साइज से कंपेरेबल, मतलब उसके समान होगी, उससे कभी भी ज्यादा नहीं होगी। ओके, तो इन सारे डिफरेंस को आप ध्यान रख सकते हो। जनरली ये पूछा नहीं जाएगा, बट सिंपली ये ध्यान रखना है कि किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी में कौन कौन सी घटनाएं, प्रकीर्णन, व्यतिकरण जैसी घटनाओं को देखते हैं, एंड रे ऑप्टिक्स में परावर्तन, अपवर्तन जैसी घटनाओं को देखते हैं। चलिए ओके, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि देखिए अब हमको पढ़ना किसको है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी को, उसके बाद पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी को। चलिए अब हेडिंग डालते हैं। ओके, तो अब हम लोग रे ऑप्टिक्स को यानी कि कह सकते हैं कि किरण प्रकाशिकी को अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे
प्रकाश की। इसमें जो घटनाएं आपको पढ़नी है, सबसे पहले पढ़ना है परावर्तन, फिर पढ़ना है अपवर्तन, फिर और सारी घटनाओं को हम पढ़ते जाएंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम परावर्तन शुरू करने जा रहे हैं और इस कंडीशन में क्या क्या ध्यान देना है कि जो जो घटनाएं हम, जैसे प्रवर्तन के बारे में आपको भी कुछ ब्रीफ जानकारी होगी। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि प्रवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी समतल सतह से, या कह सकते हैं सिंपली किसी प्रावर्तिक सतह से किसी भी प्रावर्तिक सतह से उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि प्रकाश का क्या हो चुका है, प्रवर्तन हो चुका है। तो ठीक है, छोटी छोटी जानकारी तो आपको है, बट यहाँ जो अच्छी पॉइंट्स है, जो जानने लायक है, वो हम यहाँ पे सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रवर्तन और अपवर्तन के बीच एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एंड रिफ्रैक्शन। अपवर्तन और यहाँ पे क्या है, परावर्तन। जिसे देखिए, यह आपकी मानते हैं परावर्तक सतह है और यह आपका क्या है, अभिलंब है। यह है आपतित किरण और यह क्या है, परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। यह क्या है मेरा, परावर्तक सतह, और यह क्या है, अभिलंब। यह आपकी क्या है, अभिलंब है। अच्छा, अब देखिए, आप लोग जानते होंगे 9th क्लासेस में कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं प्रवर्तन कोण। अच्छा, इधर चलते हैं तो देखा क्या जाता है कि प्रवर्तन के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जैसे इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट जैसे ही माध्यम चेंज होती है तो वह अपने पाथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो यह हो गया आपका आपतित किरण, यह निर्गत किरण, और यह है एंगल आर। अब देखिए, इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। यानी कि यह है आपतित किरण और यह है अपवर्तित किरण। अब देखिए, ये जो प्रवर्तक सतह है, ऊपर का माध्यम है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माध्यम 1। और यहाँ देखिए, ये जो हमारी सतह है या वस्तु है, इसके ऊपर है माध्यम 1 और इसके नीचे क्या है, माध्यम 2। तो देखा क्या जाता है, देखिए आप सभी लोग जानते हो कि प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रवर्तन कहा जाता है जब कोई आपतित किरण किसी भी प्रवर्तक सतह से या प्रवर्तक सतह से प्रवर्तन के बाद उसी माध्यम में चली जाती है तो उसको हम प्रवर्तन कहते हैं। परंतु यहाँ क्या देखा जाता है कि जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। इसके बारे में हम एक अच्छा नॉलेज लेंगे जब अपवर्तन पढ़ेंगे। बस फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, कहाँ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि ठीक है, अभी हमको पढ़ना है प्रवर्तन। और प्रवर्तन में हम अब कुछ पॉइंट जानते हैं कि क्या क्या अच्छे अच्छे पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, यह है प्रावर्तन, इधर है अपवर्तन। उस फिगर को देखिएगा तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपतित किरण तथा प्रवर्तित किरण दोनों
एक समान माध्यम में होगी। और आपको पता है कि जैसे यहाँ देख सकते हो आप कि यह था माध्यम 1 यानी कि मीडियम 1, तो मीडियम 1 में यह है आपतित किरण और यह क्या है, परावर्तित किरण और यह अवलंब। तो देखा क्या जा रहा है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में है, और जब माध्यम में कोई चेंज नहीं होती है, माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो प्रकाश की चाल एक समान होगी। आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं। अपवर्तन में क्या देखा गया था कि आपतित किरण एक माध्यम में और अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में है। तो यहाँ पे हम क्या पॉइंट लिखेंगे, और अगला पॉइंट आपको क्या मिलने वाला है कि देखिए क्या होता है कि जब इसमें फिगर है कुछ इस तरह से था कि यह हमारी एक वस्तु है और यह हमारा अभिलंब है। जैसे ही प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है, जाना तो ऐसे चाहिए था, बट चूंकि माध्यम में चेंज है तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो यह आपतित किरण, यह है क्या, अपवर्तित किरण। तो यहाँ था माध्यम नंबर 1 और इसे मैंने बोला था मीडियम नंबर 2। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सबसे पहले वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और साथ ही साथ क्या देखा जाता है कि जब माध्यम चेंज होगी तो प्रकाश के वेग में, प्रकाश के चाल में भी परिवर्तन होगी। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि अपवर्तन में प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगी। यानी कि जो जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप जानते भी होंगे, बट इसे क्या कर लेना है, थोड़ा सा ब्रीफ जान लेना है कि ठीक है प्रवर्तन में क्या होता है। तो इनके सब प्रवर्तन में देखा जाता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक ही माध्यम में होती है, बट अपवर्तन में देखा जाता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण दो अलग माध्यम में होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश की चाल में कोई अंतर नहीं होती, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में भी कोई अंतर नहीं होती, बट यहाँ पे प्रकाश की चाल में परिवर्तन होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परावर्तन। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। अब जरा यहां देखिएगा, यह है आपतित किरण, यह है अपवर्तित किरण, यह है आपतन कोण और यह क्या है, प्रवर्तन कोण, और यह आपकी दर्पण या कह सकते हैं प्रवर्तक सतह। अब देखिए प्रवर्तक सतह समतल भी हो सकती है और प्रवर्तक सतह कैसी हो सकती है, गोलीय भी हो सकती है। जैसे इसको हम यहां भी देख सकते हैं, ऐसा कर सकते हो। एक सेकंड। ओके, अब सबसे पहले क्या है कि यह हमारी प्रवर्तक सतह होगी जो किसी भी गोलीय दर्पण का एक भाग है। सबसे पहले हम इस पर क्या ड्रॉ करेंगे, लंबवत ड्रॉ करेंगे। यह हमारी केंद्र है
अब देखिए यह लंबवत है, मानते हैं कि यह आपतित किरण है, तो यह कैसी किरण हो गई? प्रवर्तित किरण हो गई। यह आपतन कोण और यह कैसी कोण है? प्रवर्तन कोण है। अब देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होती है कि प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में प्रवर्तन की बात चली जाती है। यहाँ भी देखिए प्रकाश जिस माध्यम से आ रही थी प्रवर्तन की बात उसी माध्यम में चली जाती है। और आप लोग यहाँ पे दो नियम जानते होंगे प्रवर्तन का, जिसमें फर्स्ट नियम था एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब आपतित कोण बराबर प्रवर्तित कोण। यह नियम किसी भी तरह की सतह के लिए लगाई जा सकती है, या मतलब कह सकते हो कि समतल सतह और साथ ही साथ गोलीय सतह। अब है दूसरा लॉ, इसमें क्या देखने को मिला था आपको? आपतित किरण प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि ये दोनों पॉइंट सभी लोग जानते हैं कि प्रवर्तन के नियम में क्या होता है कि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। और एक चीज और ध्यान रखना है कि यह जो लॉ होती है वह आप समतल सतह के लिए भी लगाई जा सकती है और गोलीय दर्पण गोलीय सतह के लिए भी लगाई जा सकती है। अच्छा, एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होती है। ठीक है, ये तो सब कोई जानता है, बट एक नया पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको अच्छे एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। जिसमें जैसे देखिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। देखिए ये है नॉर्मल यानी अभिलंब, और यह आपकी क्या है? प्रवर्तक सतह बोलिए, अभी दर्पण नहीं बोलेंगे, इसे हम प्रवर्तक सतह बोलते हैं। अब जरा सा यहां देखते हैं, यह आपतित किरण, यह है प्रवर्तित किरण यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये क्या है? नॉर्मल यानी आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, और इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। यह एंगल आई है और यह एंगल क्या है? आर है। अब जरा सा देखिए, हम सभी लोग सदिश अदिश जब पढ़े थे तो वहां पर हमने एक पॉइंट जाना था। क्या जाना था कि देखिए यदि तीन सदिश राशि ए बी सी, ये थ्री सदिश राशि मतलब कह सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों एक ही तल में हो, तब तीनों का डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी डॉट सी, तीनों का डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी डॉट सी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इसी रिजल्ट को हम यहाँ पुट करेंगे। जैसे देखिए आपको क्या बताया गया कि दूसरे लॉ में आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर पाई जाती है और एक ही तल में पाई जाती है। तो हम ऐसा कहते हैं कि हम एक इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर आपतित किरण की तरफ, एक इकाई सदिश प्रवर्तित किरण की तरफ और एक इकाई सदिश अभिलंब की तरफ लेते हैं। तो क्या देखा जाएगा यहां से कि देखिए यह है इकाई सदिश अभिलंब की तरफ, यह है इकाई सदिश रिफ्लेक्टेड रे की तरफ मतलब कह सकते हैं प्रवर्तित किरण की तरफ, और यह है इकाई सदिश किसकी तरफ? आपतित किरण की तरफ। और आपने क्या पढ़ा है कि यदि तीन सदिश राशि ए बी सी तीनों एक ही तल में हो तो तीनों का क्या कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट या कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो देखिए दिस इज आई, दिस इज एन, दिस इज आर, तीनों एक ही तल में है। जब एक ही तल में है तो यहां से हमें क्या मिलेगा? आई डॉट एन डॉट आर इज इक्वल्स टू 0। यह रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह कहाँ काम आएगी? तो अच्छे एग्जाम्स में, जैसे आप अगर कहीं पे आईआईटी का एग्जाम देने जाओगे तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट यूज हो जाएगी और यहाँ से हमको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी अच्छे करेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, इसे कैसे लिखा जाता है। जैसे कहीं पर जैसे वेक्टर में सभी जगह बताया जाता है कि ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। कब? जब तीनों क्या हो? एक ही तल में हो। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिखा जाता है ए क्रॉस बी
डॉट सी बराबर 0। अब जरा सा इसको और आगे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो I था, N था और क्या था R। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है 0। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे I क्रॉस N डॉट R। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जरा, यह है I, यह है N और A क्रॉस B करते हैं तो ए बी साइन थीटा होता है और उसकी दिशा इस पर भी लंबवत होती है और इस पर भी लंबवत होती है। इसका मतलब इस सतह पर लंबवत होगी। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी इसका सदिश राशि आएगा वह सदिश राशि इस पर भी लंबवत है और इस पर भी लंबवत है। अगली बार आपको क्या करना है, जो भी राशि यहाँ पे आएगी उसके साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है a डॉट b cos थीटा और थीटा एंगल होती है इनकी दोनों के बीच का कोण। इसके बीच और इसका जो रिजल्ट आएगा उसके बीच का कोण तो देखिए यह तो इस डायरेक्शन में है और आपको पता है कि I क्रॉस N करेंगे तो किधर आएगी, बाहर चाहे अंदर आएगी। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। और जैसे ही 90 डिग्री के कोण होंगे तो a डॉट b cos थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री डालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। इसीलिए बोला जाता है कि यदि तीन सदिश राशि एक ही तल में है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a डॉट b डॉट c यानी ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो ए रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रवर्तन के नियम पढ़ेंगे तो पहला आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही माध्यम में होगी। आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होंगे। और वहां पर एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि I डॉट N डॉट R इक्वल्स टू 0। चलिए अब एक और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट डील कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। छोटा सा पॉइंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। देखिए ये सारे पॉइंट में बहुत सारी आपको जानकारियां होंगी, बट हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये सोच रहे हैं कि जितनी पॉइंट्स आपके बारे में आपको जानकारी है उसको थोड़ा फास्ट लेकर के चलेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर अच्छे से पढ़ा जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई टॉपिक छोड़ छोड़ के ना पढ़े, अच्छे से कंप्लीट करें। अच्छा अब देखिए एक चीज और जानते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट क्लास में इसे डील करेंगे। जैसे देखिए दो तरह की सतह होती है। यदि आपको परावर्तन कराना हो, कहीं पे परावर्तन करना है तो दो तरह की सतह होगी। सतह होगी एक समतल सतह और एक कैसे खुरदुरी सतह होगी। इसको बोलते हैं रेगुलर सरफेस, रेगुलर या कॉन्टिन्यूअस सरफेस, और इसको बोलते हैं इरेगुलर यानी कि समतल सतह, और इसको हिंदी में बोलते हैं खुरदुरी सतह। अब जरा सा देखिए, अगर हमको परावर्तन कराना है तो मानते हैं कि यहाँ से आपतित किरण आ रही है और इससे भी आप आपतित किरण गिराओ, इंसिडेंट हो रही है आपतित किरण। अब क्या होती है कि अगर आप समतल सतह पर करोगे तो जितना कोण पे आएगी उतनी ही कोण पे यहाँ क्या हो जाएगी, परावर्तित होकर के बाहर चली जाएगी। बट यहाँ क्या है, चूंकि यह सतह इरेगुलर है, खुरदुरी है, तो उस अवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उस अवस्था में यह देखने को मिलेगा कि यह प्रकाश की किरण को इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में, कोई इस दिशा में आपकी क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ओके, अब जैसे ही इस दिशा में फैल जाएगी, देखिए इसको हिंदी में आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो खुरदुरी सतह, और इसको लिख सकते हैं रेगुलर, मतलब कर सकते हैं समतल सतह। ओके, अब जरा सा देखिए इस कॉन्सेप्ट में से हम सीखना क्या चाहते हैं। जैसे ना ये दोनों फिगर हम लोग को 9th क्लास में भी पढ़ना था, ये दोनों फिगर हमको 9th क्लास में भी पढ़ना था। ये दोनों फिगर हमको क्या करना था 9th क्लास में भी। 9th क्लासेस में भी हमको पढ़ना था कि कंटिन्यूअस सतह क्या होती है और खुरदुरी सतह क्या होती है, उससे परावर्तन के बारे में। बट यहाँ पर एक अच्छा सा पॉइंट हम जानेंगे और इसके बारे में थोड़ा और डीप हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, बट थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम इसको अगले क्लास में आपको अच्छे से फिर से बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम 3 क्षेत्र लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है, जैसे देखिए यदि परावर्तन किसी भी समतल सतह से होती है तो देखिए इस क्षेत्र में प्रकाश की किरणें ज्यादा हैं, इस क्षेत्र में प्रकाश की किरणें कम है।
फिर अगले क्षेत्र में जाते हैं तो प्रकाश की किरणें बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि देखिए इधर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है, फिर कम है, फिर ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि समतल सतह से परावर्तन होती है तो पूरे क्षेत्र में, समतल सतह से जब परावर्तन होती है तो पूरे क्षेत्र में प्रकाश की तीव्रता एक समान नहीं होती है। परंतु यदि हम इरेगुलर सरफेस यानी कि खुरदुरी सतह से प्रकाश का परावर्तन करते हैं तो देखिए यहाँ भी प्रकाश उपस्थित है, यहाँ भी उपस्थित है, यहाँ भी उपस्थित है। इसका मतलब पूरे क्षेत्र में एक समान प्रकाश की तीव्रता होगी। ऐसे ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से डिस्कशन करेंगे क्योंकि टाइम